आदाब नाजरीन, डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। मैं हूं फरहान नज और मैं हूं रतिका मेहरा। नाजरीन, डीडी उर्दू की इस ख़ास पेशकश जिसका नाम है हेलो डॉक्टर, इसमें हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज। जी बिल्कुल। और आज हम अपने जिस्म के जिस हिस्से की सेहत की बात करने वाले हैं वो हैं जिसकी वजह से हम इस खूबसूरत दुनिया का दीदार कर सकते हैं, इस खूबसूरत दुनिया को देख सकते हैं। वो है हमारी आँखें। अमूमन ये माना जाता है कि आँखों की जो दिक्कत परेशानी होती है वो उम्र के बढ़ने के साथ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे वजूहात होते हैं जिसकी वजह से हमारी आँखों में किसी ना किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी हो सकती है। हमारा एज फैक्टर तो इसमें मैटर करता ही है, साथ ही साथ कभी कभार आँख में चोट लग जाना, या अगर हम पहले से ही किसी तरह की बीमारियों से जूझ रहे हों, या फिर हमारी सही डाइट का ना लेना, या फिर पैदा होने के साथ ही हमें ये दिक्कत हो सकती है। और जिस दिक्कत परेशानी की हम बात कर रहे हैं वो है कैटरैक्ट, जिसे हम सफ़ेद मोतिया भी कहते हैं। कैटरैक्ट एक आँखों की ऐसी परेशानी है जो कि अगर उसका सही वक्त पर हमें सही इलाज ना मिले तो जिसमें आँखें कमज़ोर होने लगती हैं, और कमज़ोर होने के साथ साथ धीरे धीरे आँखों की रोशनी पूरी तरह से चली जाती है। ये कह सकते हैं कि शायद ब्लाइंडनेस हो सकती है हमें। तो नाजरीन, एक आँखें हमारे जिस्म का एक ऐसा हिस्सा है जिस पर हम लोग वैसे तो गौर करते हैं, लेकिन फिर भी उसका ख्याल इतने अच्छे से शायद नहीं रखते जब तक हमें इसमें कोई परेशानी ना आए, या किसी तरह की कोई धुंधलापन महसूस ना हो, या और भी कोई चीज़। लेकिन ये बात का ध्यान रखिए कि जब भी आपकी आँखों में आपको कभी भी कोई भी दिक्कत या परेशानी महसूस हो तो आप बिल्कुल देरी ना करें, तुरंत अपने आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं, क्योंकि आँखें बहुत ही खूबसूरत है। और नाजरीन, आज आँखों पर देखते हैं सबसे पहले ये खास रिपोर्ट। नाजरीन, हमारी आंखें कुदरत की बख्शी हुई अजीम नेमत हैं, और इन्हीं की बदौलत अपनी देखने की सलाहियत से हम दुनिया की तमाम तर रानाइयों, पुरसुकून कुदरती मनाजिर और खुशी के बेशुमार लम्हात का लुत्फ ले पाते हैं, और अनथक मेहनत करके अपने और अपने अहले खाना के लिए तमाम सहूलतें पैदा कर पाते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ जिस्म के हर उज़्व की तरह आँखें और उनकी देखने की सलाहियत भी मुतासिर होती है, और मुनासिब इलाज की जरूरत पेश आती है। कैटरैक्ट या मोतियाबिंद आँखों की एक ऐसी बीमारी है जिसका सामना बढ़ती उम्र के साथ तकरीबन हर किसी को करना पड़ता है। मोतिया एक ऐसी हालत है जिसमें कुदरती साफ लेंस धुंधला होना शुरू हो जाता है और रोशनी का रास्ता रोकता है, जो अक्सर हमारी देखने की सलाहियत में खलल डालता है। दरअसल मोतियाबिंद से मुराद वो बादल नुमा तह है जो आँख के पर्दे को ढक देती है और नजर को धुंधला कर देती है, जिसकी वजह से सामने मौजूद चीजें भी साफ नहीं दिखाई देती, क्योंकि आँख के पर्दे की वजह से ही रोशनी आँख में दाखिल हो पाती है। अगर रोशनी ही आँख के अंदर दाखिल नहीं हो पाएगी तो सामने का मंजर भी दिखाई नहीं देगा। मोतिया रोशनी को आँख के अंदर दाखिल होने से रोकता है, जिसकी वजह से साफ दिखाई नहीं देता, और इसके बढ़ने की सूरत में आँख की रोशनी जाने का भी खतरा होता है। मोतिया बनने की कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे बढ़ती उम्र, ज्यादा तंबाकू नोशी और शराब नोशी, पैदाइशी नुक्स, फिजाई आलूदगी वगैरह। बहुत से लोगों की आंखों में मोतिया 40 साल की उम्र में ही बनना शुरू हो जाता है, लेकिन इसकी अलामात तकरीबन 60 साल की उम्र में जाहिर होना शुरू होती हैं। नजर का धुंधला होना, तेज रोशनी जैसे सूरज, लैंप या गाड़ी की हेडलाइट्स को बर्दाश्त न कर पाना, पढ़ने लिखने के लिए ज्यादा रोशनी की जरूरत पड़ना, रात को कम नजर आना, चीजों के रंग में फर्क न कर पाना, करीब की नजर का बहुत कमजोर हो जाना, फोकस न होने की वजह से एक के बजाय दो नजर आना, रोशनी के इर्द गिर्द घेरा सा नजर आना मोतियाबिंद की अलामात हैं। ये बीमारी ज्यादा तकलीफ दे तो नहीं है, मगर इसकी वजह से मरीज बेचैन रहता है। अगर देखने में कोई दुश्वारी हो तो फौरन माहिर डॉक्टर से मिलकर टेस्ट करवाना चाहिए। काबिल गौर है कि कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद का इलाज मुमकिन है और अलामात की शिद्दत के हिसाब से इलाज किया जाता है। इस बीमारी का मुकम्मल हल सर्जरी है,
और बेहतर यह है कि इस मर्ज के शिद्दत इख्तियार करने से पहले ही इसकी सर्जरी करवा ली जाए। सर्जरी के बाद डॉक्टर कुछ एहतियात बताते हैं, उनकी पाबंदी करनी चाहिए। नाजरीन, ये हकीकत है कि बढ़ती उम्र को तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन कुछ एहतियाती तदाबीर अपनाकर मोतियाबिंद की शिद्दत को कम किया जा सकता है। सूरज की रोशनी से बचने के लिए धूप के चश्मे का इस्तेमाल करना, आँखों को तेज रोशनी, धूल मिट्टी और धुएं से बचाना और पाबंदी से आँखों का चेकअप कराना जरूरी है। याद रखें, एहतियाती तदाबीर बीमारी से बचाव और उसकी शिद्दत को कम करने दोनों के लिए लाजमी है। नाज़रीन, अगर आप भी आंखों की किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या फिर आप जानकारी चाहते हैं मोतियाबिंद पर ताकि आगे आप अपनी आंखों का अच्छे से ख्याल रख सकें, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रोग्राम के दौरान कभी भी कॉल कर सकते हैं और हमारे माहिरीन से अपने सवालात पूछ सकते हैं। हेलो डॉक्टर पे आज हम बात करने वाले हैं कैटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंद की। जानेंगे कि ये कैटरैक्ट होता क्या है, अगर ये हो गया है तो इसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं और इसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है। और इन्हीं सभी मौज़ूआत पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ है कुछ खास एक्सपर्ट्स। तो आइए पहले आपका उनसे तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर नम्रता शर्मा, प्रोफेसर आरपी सेंटर एम्स से, आपका इस्तकबाल है। हमारे साथ है डॉक्टर नुपुर गुप्ता, एडिशनल प्रोफेसर आरपी सेंटर एम्स से, आपका भी इस्तकबाल है मैम। और साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराग पांडे, एमडी होम्योपैथिक, आपका भी इस्तकबाल है सब। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डॉक्टर नम्रता आपसे। आपने हमारी रिपोर्ट में भी देखा, अभी कैटरैक्ट के बारे में जानकारी दी गई है, तो हम आपसे पहले तो ये समझना चाहते हैं कि कैटरैक्ट होता क्या है और ये किस तरह से एक इंसान की आंखों को इफ़ेक्ट करता है। कैटरैक्ट जब भी हमारे आँख में एक लेंस होता है और जब हमारा जन्म होता है तो वो लेंस क्लियर होता है, तो वो एक विंडो की तरह है जिसमें कि ग्लास लगा हुआ है और जो कि ट्रांसपेरेंट है। तो जब उम्र कम होती है तो हम उस लेंस से बहुत क्लियरली देख पाते हैं, बट जब उम्र बढ़ जाती है, जैसे काले बाल होते हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं, वैसे ही लेंस भी धीरे धीरे ग्रेइश होता है और सफ़ेद होने की स्थिति में आ जाता है। तो जब लेंस के ऊपर कोई ओपेसिफिकेशन या लेंस के ऊपर कोई ओपेसिटी होती है, उसे हम कैटरैक्ट कहते हैं। जाहिर है कि अगर कोई चीज़ ग्रे हो जाएगी या कोई चीज़ वाइट हो जाएगी तो हम उसके थ्रू देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो ओपेक हो गई है। तो उसी चीज़ को हम कैटरैक्ट कहते हैं, जो कि बहुत कारणों से हो सकता है। सबसे ज़्यादा कॉमन तो एज रिलेटेड होता है, जो उम्र के साथ है, बट कई अलग कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि आई थिंक आपके प्रोमो में भी दिखाया कि कई बच्चों में हो जाता है तो पीडियाट्रिक कैटरैक्ट है, चोट के कारण हो जाता है तो ट्रोमेटिक कैटरैक्ट है, अगर आँख में लाली है या आप स्टेरॉइड्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई और आँख में बीमारी है तो उसे हम कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट कहते हैं। तो इसके कारण बहुत हो सकते हैं, बट सबसे जो कॉमन कारण है वो एज रिलेटेड है। शुक्रिया बहुत अच्छे से आपने यहाँ पर बताया कि एज का होना इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है कैटरैक्ट होने पर। डॉक्टर नूपुर मैडम ने बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाया उसकी क्या क्या वजूहात है कैटरैक्ट होने के, एज जिसमें सबसे पहले रखा है। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कितनी तरह का कैटरैक्ट होता है डॉक्टर नूपुर? कैटरैक्ट जैसे डॉक्टर नम्रता ने भी बताया कि अगर एज से आप अगर उसको डिस्टिंग्विश करेंगे तो इट इज़ एज रिलेटेड कैटरैक्ट, तो वो जो कि 40 से 50 के बाद ही होता है। बट जो बच्चों में होता है उसको पीडियाट्रिक कैटरैक्ट या चाइल्डहुड कैटरैक्ट भी बोल सकते हैं, डेवलपमेंटल कैटरैक्ट भी बोलते हैं। तो मेनली जो हमारा फोकस रहता है वो है एज रिलेटेड कैटरैक्ट, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा अंधापन करता है। अगर देखा जाए दुनिया में भी और इंडिया में भी जो रिसेंट सर्वेक्षण हुए हैं उसमें ये दिखाते हैं कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, अंधापन का सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कॉज है वो कैटरैक्ट ही है। 66 to 67% ऑफ ब्लाइंडनेस इज स्टिल कॉज बाय कैटरैक्ट, जो कि 30-40 साल पहले भी यही था। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ऑफ कोर्स क्वालिटी ऑफ लाइफ तो हैम्पर होती है क्योंकि दिखता नहीं है जी। और द गुड पॉइंट अबाउट इट इज़ कि इट इज़ ईजिली ट्रीटेबल बाय सर्जरी। तो सर्जरी के अलावा कोई और रास्ता नहीं है इसका, किसी तरह से प्रिवेंट किया जा सकता हो मेडिसिन से, या कुछ समय के लिए टाला जा सकता हो सर्जरी को, 5 साल के लिए, 4 साल के लिए?
यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? तो जब इलाज इसका जब सर्जरी है तो इट्स नॉट दैट कि जब डायग्नोज हुआ है तभी सर्जरी करना ज़रूरी है। Okay. आजकल देयर इज़ अ कंसेंसस दैट जब भी पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है Okay. उसकी रूटीन डेली एक्टिविटीज़ में जो कि डिफरेंट हो सकती है किसी के लिए भी। जी। एक 80 इयर्स के लिए सिर्फ घर में रहना ज़रूरी है, जी। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा उसको विजन चाहिए उसकी एक्टिविटी के लिए। पर जो ड्राइव कर रहा है 50 ईयर ओल्ड और रूटीनली काफ़ी सारे काम कर रहा है, उसके लिए अर्ली सर्जरी इज़ रिकमेंडेशन। ओके। सो तो डिले करने के लिए यू कैन हैव ऑफ कोर्स होम्योपैथी में भी बताएंगे। जी। अदरवाइज जो रिस्क फैक्टर मेन एज तो यू कैन नॉट मॉडिफाई, बट देयर आर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जैसे कि यूवी रेडिएशन है। ओके। इट इज़ सेड दैट ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जैसे कि इंडिया है द कैटरैक्ट ऑनसेट इज अर्लियर। जी। तो हमारे यहाँ 40, 45, 50 में, दो इन द वेस्ट यू सी द डेवलपमेंट ऑफ कैटरैक्ट विच इज एट अ लेटर एज। जी। तो यूवी प्रोटेक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट मॉडिफाइबल फैक्टर। तो आप जो भी जिनका ऑक्यूपेशनल हजार्ड है जिसमें यूवी एक्सपोजर ज़्यादा है, जैसे फार्मिंग है या फिर आउटडोर लेबरर्स है, इफ़ दे वेयर हैट्स या अम्ब्रेला या फिर यूवी प्रोटेक्टिव ग्लासेस, ओके। उससे थोड़ा बहुत चेंजेस देख सकते हैं। तो या ये भी कह सकते हैं कि समर्स के टाइम या विंटर्स के टाइम पे जब भी हम घर से निकले, प्रिवेंशन मेजर्स के लिए, चाहे ये प्रॉब्लम हो या ना हो, लेकिन आप ग्लासेस का इस्तेमाल ज़रूर करें, अम्ब्रेला का इस्तेमाल ज़रूर करें। यस, पीक जो यूवी एक्सपोजर टाइम होता है जो कि बोलते हैं यूजुअली इट इज़ फ्रॉम 12 to 3 o'clock, उस टाइम पे इम्पोर्टेंट है ये प्रोटेक्टिव मेजर। तो डॉक्टर अनुराग, अभी जैसे डॉक्टर नुपुर ने कहा कि डॉक्टर अनुराग से जानिए कि कैसे इसको डिले कर सकते हैं, अगर इसकी सर्जरी हम कर सकते हैं तो क्या होम्योपैथी में ऐसा कोई तरीका है? जी बिल्कुल है। होम्योपैथी में अगर आपके पास मरीज आता है, शुरुआती दौर में आता है, उसका कैटरैक्ट अभी शुरू ही हुआ है, ओके, पहले या दूसरे चरण में है, उस समय पर बहुत सारी उपयोगी दवाएं हैं जो हम पेशेंट को दे सकते हैं और उसका कैटरैक्ट को, उसका जो प्रोलॉन्गेशन है, उसका जो होने का समय है, उसको बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। और ऐसे भी केसेज हैं जिसमें कि पूरी तरह से रिवर्ट हो गया है, मतलब वहाँ पे हमने उसको रोक दिया है। ओके। तो दवाइयाँ हमारे पास हैं और हम उसको कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में ही। मतलब अगर स्टेज अभी जस्ट शुरुआत हुआ है, पता लगा है कि इसकी स्टार्टिंग स्टेज है, तो हम इसे डिले कर सकते हैं, बट अगर एक सम पॉइंट ऑफ टाइम तक वो पहुंच जाता है तो देन सर्जरी इज़ एन ओनली ऑप्शन। बिल्कुल डॉक्टर नम्रता, बहुत अच्छे से बताया अभी आपने कैटरैक्ट का एज फैक्टर को आपने सबसे ज़्यादा इसका एक मेन कॉज माना है। यहाँ पर आप हमें आसान लफ्ज़ों में, आसान शब्दों में बताइए किस तरह के सिम्टम्स मेन हैं जिन्हें पहचानना ज़रूरी है, और अगर उनकी पहचान हो जाती है तो फ़ौरन डॉक्टर की तरफ जाना चाहिए। डॉक्टर नम्रता। तो जो सिम्टम है उसके वो होगा कि पेशेंट को नज़र नहीं आएगा, ओके। पास का और दूर का जो है धुंधलापन रहेगा, ओके। उसे ऐसे लगेगा जैसे वो बादल में से देख रहा है, जी, विजन क्लियर नहीं होगी। ओके। जो भी अपना काम कर रहा है नहीं कर पाएगा। शुरू में ग्लेयर या हेलोज होंगे तो लाइट होगी, उसे वो दिखेगा जैसे फैली फैली नज़र आएगी, फटी फटी लाइट नज़र आएगी। थोड़ा जिसको हम चौंध बोलते हैं वो लगेगा। ओके। थोड़ा ग्लेयर लगेगा उसको, और इसके अलावा फिर वो एक के दो भी दिखने शुरू हो सकते हैं। डबल विजन जिसे डबल बोलते हैं। विजन या डिप्लोपिया जिसे कहा जाता है, वो एक आंख से हो जाएगा। ओके। दोनों से नहीं होगा, जिसमें कैटरैक्ट है उसी में होगा। जी। और एक और चीज़ जो होती है जब वो पकड़ी जाती है कि जब वो अपना चश्मे की जांच कराने के लिए जाते हैं जी, तो उनकी चश्मे की जांच से भी नज़र इम्प्रूव नहीं होती है। ओके। तो जो ऑप्टोमेट्रिस्ट है या जो चश्मा देने वाला है वो सस्पेक्ट करता है कि कहीं पीछे कैटरैक्ट ना हो जिसकी वजह से ये हुआ है। ये बहुत सारे सिम्टम्स नाजरीन डॉक्टर नम्रता ने यहाँ पर बताए हैं। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी हो रही है, धुंधला नज़र आ रहा है, तो आप फ़ौरन डॉक्टर की तरफ जाइए। क्यों रीतिका? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर नम्रता ने कि कोई भी अगर इस तरह की परेशानी, आपको धुंधलापन महसूस हो रहा है या फिर आपके नंबर कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है, तो आप इमीडिएटली जो है डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर नुपुर, केसेस जो है पहले भी इसमें हम मान रहे थे कि केसेस बढ़ते जा रहे थे कैटरैक्ट के, आज भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा रीज़न है आज ब्लाइंडनेस का वो कैटरैक्ट है। तो ऐसा क्यों है, क्यों आज भी केसेस, कहाँ लापरवाही हो रही है?
नहीं, इट इज़ नॉट कि कोई लापरवाही हो रही है, बेसिकली पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, और एज तो होंगे ही हम लोग जी, एज है ना, तो रहेंगे। पर हमने और भी जैसे फैक्टर्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किए, जिसके अंदर हमने एक फैक्टर और भी हम जिसके बारे में हमने बात की, वो था कि अगर किसी को कोई पहले से प्रॉब्लम है, यानी कोमॉर्बिडिटी कोई है पहले से, तो ऐसी कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से जो है ये और ज़्यादा इसके बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पुट किया, एंड इट इज़ एक्चुअली अ लीडिंग काइंड ऑफ अ क्वेश्चन कि डायबिटीज़ जो बढ़ रहा है, और इंडिया को कहते हैं कि डायबिटिक कैपिटल होने जा रहा है 2030 तक, सो डायबिटीज़ अ वेरी कॉमन कॉज फॉर कैटरैक्ट, और उससे रैपिड प्रोग्रेशन होता है क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म लेंस का डिस्टर्ब होता है, और डायबिटिक्स में यूजली देखते हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स में कैटरैक्ट प्रोग्रेशन बहुत जल्दी होता है, सो दैट इज़ अ कॉमन कॉज। और इसमें ये भी एक इशू आता है कि ट्रीटमेंट भी टाइमली आप नहीं दे पाते हो, सपोज यू द शुगर्स आर नॉट, ब्लड शुगर्स आर नॉट कंट्रोल्ड एट द टाइम ऑफ सर्जरी, तो आप नहीं कर सकते बिकॉज देन दे आर प्रोन टू हैव इन्फेक्शन, तो वो कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है एट टाइम ऑफ सर्जरी, सो दैट इज़ वाई फिर वो देर हो जाता है। जो आप ये बोल रहे थे कि बढ़ रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, बट बेसिकली वो इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है, और डिजीजेज इतना नहीं कंट्रीब्यूट करती ब्लाइंडनेस को। इट्स पहले शायद 70% था, अब 66%, इट्स नियरली द सेम। प्रेवलेंस जो है, जो बर्डन ऑफ ब्लाइंडनेस था, वो कम हो गया है। अगर प्रेवलेंस या बर्डन ऑफ कैटरैक्ट ब्लाइंडनेस आप देखो पहले और आज में, वो कम हो गया है, पर प्रोपोर्शन जो है वो सेम है। तो अच्छा, ब्लाइंडनेस का कम हो गया है, बट अभी जो कैटरैक्ट है वो उसका अभी उतना ही है, क्योंकि सो मच ऑफ एजिंग पॉपुलेशन है ना, हम लोग का लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ गया है, सो द बर्डन ऑफ कैटरैक्ट स्टिल इज देयर बिकॉज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज इंक्रीज, द पॉपुलेशन इज राइजिंग, तो काम हम कर रहे हैं, but it's not in synchronicity with the amount of people getting aged or getting cataract. So कभी ऐसा भी होता है डॉक्टर नम्रता, आपसे भी जानना चाहेंगे कि मतलब कुछ लोग जल्दी आते हैं अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है, डिले जब आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं तो क्या काफ़ी डिले करके आते हैं? जैसे डॉक्टर अनुराग ने बताया कि फर्स्ट स्टेज पे आ जाए तो हम लोग उसको थोड़ा सा सर्जरी में हम थोड़ा रोक सकते हैं, टाइम ले सकते हैं, बट क्या आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं जहाँ ये होता है कि अब सर्जरी इज़ एन ओनली ऑप्शन और कुछ नहीं कर सकते? नहीं, हम लोगों के पास जैसे हम ट्रेंड अभी देखते हैं, तो पहले तो लेट स्टेजेस में आते थे जी, हम लोग जब शुरुआत ही हमने ऑफ्थल्मोलॉजी में की थी, लेकिन अगर अभी हम देखें तो जल्दी आते हैं। अच्छा, वो इसलिए क्योंकि शायद लैपटॉप्स का यूज़ है, मोबाइल का यूज़ है, और वो इतना ज़्यादा है, डिजिटल पूरा यूजेज, और वर्चुअली लोग इतना ज़्यादा अवेयर हैं, और प्लस गूगल है टू टेल देम कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, तो वो जल्दी आने लग गए हैं बिकॉज उनको जैसा डॉक्टर नूपुर ने भी पहले बताया कि वी डोंट वेट कि वो मैच्योर हो जाए तो हम सर्जरी करेंगे। जब भी कोई हैंडीकैप्ड है कि वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा, जैसे कोई ऑफिस में बैठा है और वो डेली एक्टिविटी में अपना लैपटॉप का काम नहीं कर पा रहा, या कोई एग्रीकल्चरल वर्कर है या खेतों में काम करता है और वो नहीं काम कर पा रहा, तो जब भी वो आपको हैंडीकैप करने लगता है वो तुरंत आ जाते हैं। तो आजकल हम जल्दी देखते हैं कि वो हमारे पास जल्दी आते हैं रादर देन लेट। कोई वेट नहीं करता कि बिल्कुल टोटली ब्लाइंड हो जाए, और करना भी नहीं चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि लोगों में अवेयरनेस हो रही है इसके लिए। बिल्कुल डॉक्टर नूपुर, एक चीज़ और बताइए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है वो इस सब्जेक्ट को लेकर, कैटरेक्ट क्या दोनों आंखों में एक साथ होता है या पहले एक में होता है फिर दूसरे में होता है? थोड़ा सा इसके बारे में रोशनी डालिए प्लीज। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। कभी कभी दोनों आंखों में साथ होता है, स्पेशली बच्चों में बायलैटरल कैटरैक्ट जब होता है किसी शारीरिक बीमारी की वजह से या हाइपोक्सिया या प्रीमैच्योरिटी, कोई भी और रीज़न जो भी हुए, तो यूजुअली देखते हैं कि दोनों आंखों में इफेक्ट होता है। और जब चोट लगती है तो एक आंख में यूजुअली लगती है, तो फिर एक आंख में होगा। तो देयर इज अ डिस्टिंक्ट रीज़न कि किसको यूनिलैटरल या एक आंख में कैटरैक्ट होगा या दोनों में होगा। जो एज रिलेटेड कैटरैक्ट होता है वो यूजुअली बायलैटरल होता है, पर ऐसा हो सकता है किसी एक आंख में थोड़ा कम हो और दूसरे में ज़्यादा हो। तो अगर सर्जरी किसी को करवानी हो तो वो तो एक आंख में करा सकता है और दूसरे आंख में जिसमें नहीं है उसमें नहीं कराना। और अगर दोनों में कैटरैक्ट है तो दोनों में एक साथ सर्जरी पॉसिबल है या एक साथ का मतलब ये कि वन बाय वन, नॉट ऑन द सेम डे यूजुअली। जी जी। आपने बच्चों का जिक्र किया, थोड़ा सा इसमें मैं और जानना चाहूँगा आपसे, बच्चों में भी क्या सेम सिम्टम्स हैं या कुछ अलग हैं उनके सिम्टम बच्चों के? कैसे पहचाने उनको कि बच्चा इस प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहा है? बच्चों की आपने बात की, छोटा बच्चा है,
छोटा तो वो 5 तो साल बोलेगा का है, नहीं, 7 साल सपोज नहीं, कभी कभी 3 महीने के बच्चे को भी 3 कैटरैक्ट महीने के होता है। बच्चे हाँ, में भी हो सकता है। जन्म से भी It's very कैटरैक्ट dangerous. होता है। Okay. क्योंकि मदर को जो भी बीमारी होती है ड्यूरिंग दी एंटीनेटल टाइम, 9 महीने में जब वो पेट में रहता है, अगर मदर को कोई इन्फेक्शन होता है जिसको रुबेला या कोई भी जो है, उससे भी हो सकता है कैटरैक्ट। ओके, तो उसे पहचाने कैसे? उसको बच्चों में तो तभी पेरेंट्स लेकर आते हैं जब उनको वो वाइट कलर दिखता है। ओके, उनको पता है कि पुतली काली होती है, उन लोग की पुतली वाइट दिखने लगती है, सफ़ेद या ग्रेश, यूजली सफ़ेद होती है। तो ये बड़ों के साथ नहीं है ये बड़ों के साथ वो बहुत एंड स्टेज में ही सफ़ेद होता है। ओके, अच्छा, तो अच्छा, वो भी होता है। पहले ज़माने में जैसे मैम ने बताया कि जब सफ़ेद होता था तभी लोग आते थे, पर अब क्योंकि दे आर विजुअली एक्टिव, एग्जैक्टली। तो वो बता देते हैं कि हाँ विजन कम हो रही है। पहले सफ़ेद होती थी आँख, तभी लोग ऑपरेशन कराते थे। तो बच्चों में एक ये होता है, और चीज़ें होती हैं, सपोज छोटा बच्चा है पर बोल नहीं सकता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट से लड़खड़ा के गिर जाता है। ओके, तो लोगों को लगता है, या फिर वो लाइट फॉलो नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट्स फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये छोटे छोटे माइलस्टोन्स हैं बच्चों में, पहचानना जरूरी जो है। कि पेरेंट्स पिकअप कर लेते हैं कि एक बच्चा तो देखता था, मेरा ये दूसरा बच्चा नहीं देख रहा है। सो दैट इज हाउ दे गेट द चाइल्ड टू द हॉस्पिटल। बिल्कुल। तो नाजरीन, जिस तरह से डॉक्टर नूपुर ने बताया कि बड़ों में इसकी पहचान करना आसान है, हम खुद समझ सकते हैं कि हमारी आंखों में शायद कोई दिक्कत आ रही है, लेकिन जो बच्चा है वो नहीं बता पा सकता अपने मुंह से। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो उसका रेगुलर जो एक्टिविटीज़ करने में अगर उसे प्रॉब्लम हो रही है, तो आप समझिए कि शायद आंखों का कैटरैक्ट हो white हो सकता रहा है। है। तो जैसे कि मैम ने हाँ बताया, जी, ये भी या एक अगर बहुत वाइटनेस important है, अगर पुतली अगर symptom है। सफ़ेद हो रही है, तो ये ऐसे साइंस हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपको इमीडिएटली एक आई स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। डॉक्टर अनुराग, हमने बात की थी कि डाइट के बारे में, कि डाइट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। डाइट तो वैसे हमारे पूरी बॉडी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए डाइट इम्पॉर्टेंट है। आँखों के लिए इसका क्या रोल है? और अगर सर्जरी की बात अभी ना करते हुए पहले बात करें, तो किस तरह से आँखों को हम लोग अपनी डाइट के ज़रिए सेहतमंद रख सकते हैं? देखिए, डाइट तो वैसे सारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक बात आँखों की है, तो आँखों में सबसे ज़रूरी होता है, एक प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन, जो कि कैटरैक्ट या सफ़ेद मोतिया डेवलप होने का जो मेन कारण है वो ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन होकर फ्री रेडिकल्स बनते हैं बॉडी में, स्पेशली आई में। और फ्री रेडिकल्स जब बनते हैं तो वो कैटरैक्ट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और ये चीज़ पूरी बॉडी में भी होती रहती है। तो हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए, अपनी डाइट में, अपने आहार में ऐसी चीज़ें शुमार करनी चाहिए जो फ्री रेडिकल्स बनने से रोकें, या बन गए तो उनको काउंटर कर सकें। और ऐसी चीज़ें हमारी मिलती हैं मेनली जिनमें विटामिन ए होता है, विटामिन ई होता है और विटामिन सी होता है। तो विटामिन ए बेसिकली क्या होता है, बीटा कैरोटीन एक चीज़ होती है जो कि हमारी आँखों को स्पेशली अल्ट्रावायलेट रेड से बचाती है। और बीटा कैरोटीन या जो विटामिन ए का जो मेन हमारा स्रोत होता है वो हमारे पीले फल होते हैं। तो हमें कलरफुल फ्रूट्स खाने चाहिए उसके लिए। विटामिन ई के लिए, जो कि बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, स्किन के लिए भी अच्छा है और आँख के लिए तो है ही है, उसके लिए हमें नट्स खाने चाहिए। नट्स जैसे आपके बादाम हो गए, मूंगफली हो गई, या फिर उसके अलावा हम कुछ हरी सब्जियां खा सकते हैं, जैसे ब्रोकली वगैरह है, पालक है, ये सब खा सकते हैं। और विटामिन सी के लिए सबको पता है कि कोविड के दौरान भी विटामिन सी का बहुत उपयोग हुआ। विटामिन सी हमारा जैसे सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, जैसे आंवला है या नींबू है, संतरा है, इन सब का हमें सेवन करना चाहिए। तो इससे हमारा जो फ्री रेडिकल बनने की जो प्रक्रिया है वो उसमें काफ़ी फ़ायदा होता है और हम काफ़ी हद तक इससे अपने आप को बचा सकते हैं। बिल्कुल। तो नाज़रीन, जैसे कि डॉक्टर अनुराग ने बताया कि आँखों को अगर आपको सेहतमंद रखना है तो अपनी डाइट के अंदर आपको विटामिन ए, ई और सी की जो रेशोज़ हैं वो आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो ये आप ज़रूर अपने ऐड कीजिए, गूगल कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर नम्रता ने बताया कि आजकल हर चीज़ अवेलेबल है, खास तौर से सीजन के जो फल हैं, सब्जियां हैं, उन पर बहुत फोकस करना है, बहुत ध्यान देना है, इसी में नहीं पूरी बॉडी के लिए। जी डॉक्टर नम्रता, बहुत अच्छे से यहाँ डिस्कशन चल रहा है। अभी सर्जरी की बात हुई है, सारी सर्जरी इसका एक हल है। अब हम बात करते हैं सर्जरी के बाद किस तरह की लाइफ हो जाती है एक ऐसे पेशेंट की जिसने इस कैटरेक्ट का ऑपरेशन करा लिया है, या किस तरह के उसको परहेज़ करने चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्लीज़ इस बारे में बताइए। सर्जरी के बाद तो क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि पेशेंट को दिखने लगता है। ओके। और जो भी हम प्रिकॉशंस बताते हैं सर्जरी करने के बाद, वो करीब हफ्ता भर करने पड़ते हैं कि वो भारी वज़न ना उठाएं,
आँख में पानी ना जाने दें, ओके। आँखों को मले ना, आँखों को रगड़े ना। जी जी। और अगर पानी जाना भी है तो साफ़ पानी ही जाए, ओके। जो आरओ का पानी हो सकता है। नॉर्मल ओके। टैप वाटर से ना वॉश करें, राइट। एटलीस्ट 1 हफ्ते के लिए इनिशियली। 1 हफ्ते के लिए सिर्फ? 1 हफ्ते के लिए, ओके। 10 दिन के लिए। और उसके बाद जो भी ड्रॉप्स बताए हैं उनको डालें, अपने चेकअप के लिए और नियम से रूटीन जाएं। चेकअप कितने दिन बाद रहता है इसमें? जनरली हम जैसे कि अगर आज हमने सर्जरी करी तो हम अगले दिन बुलाएंगे चेकअप करने के लिए, जी। और उसके बाद 1 हफ्ते बाद बुलाते हैं, और ठीक है। फिर डिपेंडिंग ऑन क्या कोर्स क्या ऑफ एक्शन situation, है, कितना तो इम्प्रूवमेंट जनरली 1 महीने बाद बुलाएंगे। और चश्मा हम चश्मा डिपेंड करता है कि लगेगा कि नहीं, अच्छा, डिपेंड वो भी करता है अब कि उस कौन पे सा डिपेंड हो लेंस जाएगा। आँख में गया है। ओके। कई प्रकार के लेंस होते हैं जो हम डालते हैं। एक तरह का लेंस होता है जो मोनोफोकल होता है, जिसमें दूर का तो बहुत साफ दिखता है लेकिन पास के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। जी। और चश्मा लगा के, जो कि उम्र के साथ हम लगाते ही हैं, बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। एक सेकंड टाइप का लेंस होता है जिसमें हमें पास का, दूर का और इंटरमीडिएट तीनों ही नज़र आते हैं, राइट। तो उसमें चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर पड़े भी तो बहुत हल्का सा नंबर होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा लेंस आँख में लगा है, जी। हो सकता है कि चश्मे की ज़रूरत बिल्कुल भी ना पड़े, ओके। या अगर पड़े तो बस पास की ही पड़े। तो उसका हम जनरली चेकअप करते हैं 15 दिन से 3 हफ्ते में, और अगर वो नंबर होता है तो पेशेंट को दे देते हैं वो नंबर। तो ओके। वही मैम, बोलते हैं लेकिन कि इसमें ये भी वो लगाएं। बताइएगा आपके हमेशा के लिए मोतियाबिंद खत्म हो गया एक बार ऑपरेशन के बाद, या रिपीट कर सकता है पेशेंट, नहीं। या डायबिटिक है, नहीं, हाइपरटेंशन वो रहती है? नहीं, वो रेकर नहीं करता, क्योंकि अच्छा। हमने क्या किया है कि जो हमारा एक ओपेक लेंस था, ओके। या वाइट कलर का लेंस था, ओके। उसको हम कम्प्लीटली निकाल देते हैं। अच्छा, जो अच्छा। सर्जरी से, चाहे ओके। हम लेज़र से करें या हम फेको से करें, फेको एमल्सिफिकेशन से। आजकल तो बहुत नई टेक्निक्स डेवलप हो गए हैं। जैसे हम जो कैटरैक्ट है उसको फेमटोसेकंड लेज़र से निकालते हैं, और ओके। खुद नहीं करते हैं, बल्कि मशीन ऑटोमेटेड होती है जो सारे स्टेप्स करती है। वेरी नाइस। तो आप समझिए कि एक वाइट कलर का लेंस हम निकाल देंगे, और उस पर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास या लेंस, जो भी आपकी पावर है उसके हिसाब से हम डालेंगे, तो बिल्कुल क्लियर दिखने लगता है। और Right. वो तो एज नहीं होगा, जी। तो दैट रिमेन्स देयर फॉर लाइफ लॉन्ग। बिल्कुल। तो एक बार ऑपरेशन होने के बाद आप बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं मोतियाबिंद का। इसी के पीछे एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आइए उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी, आपका बहुत बहुत सवाल है हमारे प्रोग्राम में। आप अपना नाम बताइए। जी, आप अपने टीवी की वॉल्यूम अगर कम कर देंगे तो बेहतर होगा। जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी अपना सवाल पूछिए। हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ वो कह रहे हैं कि वो नींबू की पेड़ की सिंचाई करनी है मुझे, तो कैसे करेंगे? हाँ जी, किसान नींबू की पेड़ की सिंचाई करना है, तो इस समय किस समय किया जाए? बीडी किसान लगा दिए। अच्छा, हेलो जी, ठीक है। हमारी टीम ने क्वेश्चन पूछा है उनसे, हाँ, ये शायद वो कुछ बता रहे हैं कि टेक्निकल कुछ डायबिटिक पेशेंट है। और शाम को उसको- धुंधला हाँ, नजर, शाम शाम शायद को धुंधला नजर आता है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? डायबिटिक पेशेंट है, शाम में धुंधला नज़र आता है उसको। तो जो अगर वो डायबिटिक पेशेंट हैं, तो डायबिटीज़ में धुंधला लगता है तो ज़रूर दिखाएं। हो सकता है कि कैटरैक्ट हो रहा हो, ओके। और उसकी वजह से हो। डायबिटिक्स प्रोन होते हैं ग्लूकोमा के भी, जिसको हम काला मोतिया कहते हैं, तो अपने आँखों का प्रेशर भी चेक कराएं। और आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपना पीछे का जो पर्दा होता है, जैसे हम रेटिना कहते हैं, जी, वो जी। ज़रूर चेक कराएं, क्योंकि ओके। डायबिटीज़ में पर्दे के ऊपर चेंजेस आ जाते हैं।
जिससे कि कम नज़र आने लगता है। डॉक्टर नुपुर, बहुत छोटे छोटे से सवाल हैं बट बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं कि जब भी अगर सर्जरी की बात आती है तो हर एक इंसान के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे कि क्या एनेस्थीसिया दिया जाएगा, कितना टाइम हमें ओटी में रहना होगा, क्या उसके लिए हमें एडमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, कितने वक्त तक हमें हॉस्पिटल रहना होगा। तो ये इन सब सवालों के जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे। इसके वेरिएबल रिस्पॉन्सेज हैं, इट डिपेंड्स कि किस सेटअप में आप जा रहे हैं सर्जरी कराने। तो अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना हो गया है कि एनेस्थीसिया के बिना या फिर सिर्फ आई ड्रॉप से एनेस्थीसिया जो देते हैं, मतलब इंजेक्शन नहीं लगता है। बच्चों में डेफिनेटली जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, बेहोश करके ही होगा उनका, पर बड़ों में आजकल सिर्फ टॉपिकल एनेस्थीसिया, क्योंकि सर्जरी में 5, 10, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। इट डिपेंड्स ऑन सर्जन्स एक्सपर्टीज। हाँ, तो सर्जरी हैज़ बिकम क्वाइट सिंपल एंड सेफ नाउ। तो टॉपिकल एनेस्थीसिया से सिर्फ 1 या 2 बार ड्रॉप्स डालेंगे और पूरी सर्जरी में पेशेंट को नहीं पता चलता है। तो इस सर्जरी के बाद मतलब स्टे तो पहले एडमिट होते थे पेशेंट्स 3 दिन 7 दिन और पट्टी बनती थी, पर अब क्योंकि सूचर्स नहीं लगते, टाँके नहीं लगते, इट इज़ अ सूचरलेस सर्जरी नाउ। जैसे मैम ने बताया कि लेज़र से भी सर्जरी होती है, तो रिकवरी रिहेबिलिटेशन इज मच फास्टर। तो पेशेंट आता है और बाहर चला जाता है। सो देयर इज़ नो हॉस्पिटल, काइंड ऑफ रिलेटिवली नो हॉस्पिटल स्टे, तो डे केयर प्रोसीजर बोलते हैं इसको। प्राइवेट में अगर आपकी कोई वेटिंग नहीं है तो आप आते हो, 15-20 मिनट बाद आप जा सकते हो, आपको ड्रॉप्स एक्सप्लेन कर दी जाती हैं और यू डोंट स्टे इन द हॉस्पिटल एट ऑल। तो किसी तरह के पहले आप टेस्ट भी करवाते हैं, जैसे कि अभी हमने बात की कि डायबिटीज़ है किसी को, या और भी ऐसी कोई चीज़ें जो आप एक सर्जरी से पहले देखते हैं कि पेशेंट को क्या ये कोई परेशानियां तो नहीं है, वो क्या है? सो जिस दिन पेशेंट आता है अपनी कंप्लेंट्स लेकर, उस दिन सारा वर्कअप हो जाता है और द सेकेंड डे व्हेन ही कम्स इज फॉर द सर्जरी। सो जिस दिन वो प्री ऑपरेटिव विजिट होती है उसकी, तो सर्जरी के पहले उसका सारे टेस्ट होते हैं, जैसे शुगर है पेशेंट को तो शुगर, बीपी है, वो सारी सिस्टमिक डिजीजेस कंट्रोल में होनी चाहिए। और अगर नॉर्मल पेशेंट है, उसको कोई भी सिस्टमिक डिजीज नहीं है, तो फिर आंखों का प्रेशर और कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए आसपास कि हम ऑपरेशन करें और कुछ और कॉम्प्लिकेशन हो जाए। और उसके और जो लेंस की पावर है उसका कैलकुलेशन उसी दिन हो जाता है। तो सारा कुछ आधे से 1 घंटे में डिपेंड करता है कि किस सेटअप में जा रहा है। तो आधे घंटे में सारे टेस्ट होके ही कैन गो बैक ऑन दैट डे और फिर सर्जरी के लिए आता है, उस दिन सर्जरी होती है नहीं दिन। अच्छा, अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है और इन केस अगर उसका बीपी हाई है या उसको उस टाइम पे शुगर उसकी हाई जा रही है, तो आप कैसे फिर उन्हें वापस भेज दिया जाता है या आप हॉस्पिटल में ही रख के ट्रीट करके उसके बाद उसकी सर्जरी करते हैं? नहीं, वी आर आई स्पेशलिस्ट, तो फिर हम लोग अकॉर्डिंगली अगर उसकी बहुत ज़्यादा शुगर्स डिरेल नहीं है और सपोज ही वाज नॉन कंप्लाइंट टू मेडिकेशन, तो उसको बोलते हैं कि आप ठीक से दवाई लीजिए, 1 हफ्ते बाद वापस आई, जब भी हमें लगता है कि वो ठीक हो जाएगा। अदरवाइज भी टाइम काफी है लगभग, डिपेंडिंग कि अगर उसने दवाई छोड़ी हुई है और वैसे वो कंट्रोल्ड है तो उनको वापस बुला लेते हैं। HbA1c आप चेक करते हैं? हाँ, या तो फास्टिंग ब्लड शुगर या ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन जो 3 महीने का चेक होता है। तो वक्त दिया जाता है आपके जरिए कि उस वक्त में है अपने आप का अपना शुगर लेवल, अपना ब्लड प्रेशर लेवल आप नॉर्मल करके एंड देन यू कैन। बट अगर कंट्रोल नहीं है देन ही हैज टू गो टू द फिजिशियन या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास, डिपेंडिंग कि क्या है, उसको कार्डियक प्रॉब्लम है तो उससे भी क्लियरेंस डिपेंड करता है कि बिकॉज वी आर अ टर्शियरी केयर सेंटर, तो वहाँ पे ज़्यादा कोमॉर्बिडिटीज़ वाले पेशेंट को और कोई कैंसर का पेशेंट है, कोई किडनी डिजीज़ का पेशेंट है, तो वो सारे हम लोग फिर आप बोलते हैं कि आपके अपने फिजिशियन से बोलिए कि पूछिए कि ये लोकल सर्जरी है, डू इट इज़ सेफ, कैन इट बी डन, तो वो जब क्लियरेंस दे देते हैं तो फिर कर सकते हैं। डॉक्टर अनुराग, थोड़ा सा आप भी यहाँ पर बताइएगा, जैसे अभी मैडम ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पर आप बताइएगा जैसे किसी भी बंदे को लग रहा है कि उसको कैटरेक्ट या मोतियाबिंद की परेशानी हो रही है, क्या कोई ऐसी आप में होम्योपैथिक में आई ड्रॉप है जिसे इस्तेमाल करके उसको थोड़ा समय के लिए टाला जा सकता हो, मेडिसिन और आई ड्रॉप दोनों? जी बिल्कुल, होम्योपैथी में 1-2-3 ड्रॉप्स आती हैं, आई ड्रॉप्स आती हैं। उसके अलावा आई ड्रॉप से बेटर है कि जो हमारी पोटेंटाइज मेडिसिन होती हैं वो आई ड्रॉप से भी ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। उनको अगर शुरुआती दौर में ही चरणबद्ध तरीके से अगर हम इस्तेमाल करते हैं और किसी अनुभवी चिकित्सक से परामर्श लेके लिया जाता है, ओवर द काउंटर, ऐसा नहीं कि मेडिसिन आप स्टोर पे गए और आपने ले लिया कि ये आई ड्रॉप चाहिए, हमने यूट्यूब पे देखा था, गूगल किया था, ऐसे नहीं करना है। किसी चिकित्सक के पास जाके उनसे लेके शुरुआत में ही अगर आप लेते हैं तो उससे
ऐसा देखा गया है कि काफ़ी हद तक ऐसा है कि कुछ एज के बाद जैसे 40-45 में शुरू कर दें कोई मेडिसिन यूज़ करना, उससे भी कुछ काफ़ी हद तक फ़ायदा हो, ऐसा कुछ ऐसा भी possible है क्या? मरीज ऐसा खुद भी करते हैं, बहुत से Okay. डॉक्टर भी करते हैं, बट मेरे अनुभव के अनुसार मेरे हिसाब से ये वाइज डिसीजन नहीं कहलाएगा अच्छा, कि आप right. पहले से ही प्रोफाइलैक्टिक expert के के तौर पे नज़रिए नहीं से, लेना okay. चाहिए। कि मुझे लगता है बॉडी में जितने भी, खासकर आँख है, नाक है, कान है, कहीं भी कुछ भी जी अगर ज़रूरत नहीं है तो कुछ भी, कोई भी चीज़, इवन गाँव में सरसों का तेल वगैरह डाल देते हैं, जी कुछ भी डालने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। ओके, बहुत आपको इस्तेमाल करना है तो आंखों को आप धुलिए पानी से बस, अच्छा और अच्छा, कुछ केमिकल कोई भी चीज़ डाली नहीं चाहिए बिना चिकित्सकीय परामर्श के। राइट राइट, बहुत ही अच्छे से बताया डॉक्टर। कोई भी काम या कोई भी मेडिकेशन का इस्तेमाल करने से पहले Expert बिना की अपने डॉक्टर advice की बहुत ज़रूरी है। एडवाइस बिल्कुल कुछ नहीं कीजिएगा। डॉक्टर नम्रता, अभी हम बात कर रहे थे बच्चों के मोतियाबिंद के बारे में, तो अगर जो बच्चों को मोतियाबिंद होता है तो उसकी जो सर्जरी आप करते हैं, क्या कोई कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होते हैं जो बड़ों के सर्जरी में और बच्चों के सर्जरी में? क्या किसी तरह से कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं अगर बच्चों की बात की जाए तो? अगर आप पूछे तो आई थिंक बच्चों की सर्जरी करना ज़्यादा आसान ज़्यादा, होता है एज़ अच्छा। कम्पेयर टू एडल्ट्स। जो थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ होती है या जो अलग चीज़ होती है वो ये है कि बच्चों की सर्जरी हमें जनरल एनेस्थीसिया में करनी है, तो हमें एक एनेस्थेटिस्ट की ज़रूरत है, एनेस्थीसिया क्लियरेंस की ज़रूरत है। जब वो क्लियरेंस देते हैं तभी हम कर पाते हैं। अगर आप स्टेप्स ऑफ सर्जरी पूछें तो क्योंकि जो बच्चों का कैटरैक्ट होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो वो बहुत इजीली आ जाता है एज़ कम्पेयर टू जो बड़ों का कैटरैक्ट या एडल्ट्स का कैटरैक्ट है, वो हार्ड भी हो जाता है। अगर स्पेशली वो लंबे अरसे तक उसको वैसे ही रखें और टाइमली सर्जरी ना कराएं तो वो काफ़ी हार्ड भी हो सकता है। लेकिन बच्चों का क्योंकि सॉफ्ट होता है तो वो निकल जल्दी आता है। दो चैलेंज उसमें होते हैं कि एक तो लेंस का पावर कैलकुलेट करना, क्योंकि बच्चों की बढ़ती उम्र है, तो आपने जो आज पावर दिया क्या ये जब वो 40 साल का होगा या 30 साल का होगा वो सेम पावर होल्ड करेगी या नहीं, तो उसके भी अलग अलग तरह के फॉर्मूलाज हैं जिसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं। और दूसरा होता है उनका विजुअल रिहैबिलिटेशन कैटरैक्ट सर्जरी करने के बाद, क्योंकि हम उनमें मोनोफोकल लेंस ही लगाते हैं, तो इसका मतलब बच्चे को हमें पास का चश्मा देना ही पड़ेगा। तो उन बच्चों को कैटरैक्ट सर्जरी के बाद, क्योंकि अच्छा। आपका लेंस निकल गया है तो जो पास को देखने की एक क्षमता होती है, लेंस जो अकोमोडेट करता है वो अब नहीं है। पर जो पैदा हुआ बच्चा है जिसको कैटरैक्ट है वो कैसे चश्मे का इस्तेमाल कर सकता है? वो पेरेंट काउंसलिंग या पेरेंट एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें। तो वो उनके डिफरेंट टाइप के ग्लासेस आते हैं जिसमें इलास्टिक से पीछे बैंड से उसको बांध देते हैं ताकि वो लगा रहे। शुरू में अगर वो उसको एक्सेप्ट भी नहीं करेगा तो देखते देखते उसको, क्योंकि साफ दिखेगा उससे, वो यूज टू हो जाता है और वो उसको फिर एक्सेप्ट कर लेता और बच्चा वैसे भी हर चीज़ बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेता है। जी बिल्कुल। तो ये हैं जो डिफरेंस। इसमें एक सवाल और भी आता है कि चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, जब उनका कैटरैक्ट का ऑपरेशन होता है तो क्या आगे कितने चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो जो लेंसेज आपने लगाए हैं क्या उसमें भी ये मोतियाबिंद हो सकता है? नहीं, उसमें तो उसमें नहीं होता, हो सकता। रेकरेंस नहीं होता। उसमें सिर्फ ये होता है कि जिस झिल्ली के ऊपर हमने ये लेंस रखा है, जैसे एक पूरा हमारा लेंस होता है और एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम पोस्टीरियर कैप्सूल बोलते हैं, जिसके ऊपर हम इस लेंस को रखते हैं जब हम पूरा ओपेक लेंस निकाल देते हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस पर कभी कभी, सब केसेस में नहीं लेकिन कभी कभी वो थोड़ा सी क्लैरिटी कम हो सकती है। तो उसका भी तरीका होता है कि हम लेज़र से वो झिल्ली को काट देते हैं, जिसे हम कैप्सुलॉटमी, लेज़र कैप्सुलॉटमी कहते हैं। बट ये सब केसेस में नहीं होती है, ये लेस देन 5% केसेस में होती है, और अगर ज़रूरत होती है तो वो भी एक 5-10 मिनट का प्रोसीजर है जो किया जाता है। और जो बच्चों की अभी आपने बात की लेंसेज की, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बच्चा जो है वो बहुत छोटी सी उम्र में जब आपने उसका सर्जरी कर दिया तो उम्र बहुत है आगे बच्चे, तो क्या उसे रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे चेकअप्स अपने टेस्ट करवाते रहने चाहिए, या फिर किसी को भी अपनी जो आईज टेस्ट है, जैसे कि हम अपने बॉडी का पूरा चेकअप कराते हैं, तो एक आँखों का जो चेकअप है वो कौन सी उम्र से हमें करवाना शुरू कर देना चाहिए? तो अगर आप उम्र देखें तो उसमें पहले तो स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन हैं उसमें आई थिंक स्कूल में ऑलरेडी प्रोग्राम्स है कि उनकी नज़र चेक होनी चाहिए। वो इसलिए कि रिफ्रैक्टिव एरर्स, यानी कि जो माइनस का नंबर है या प्लस का नंबर है या सिलेंडर का नंबर है, वो उस टाइम पता चल जाते हैं। राइट। तो अगर वो स्कूल में ब्लैक बोर्ड नहीं देख पा रहा है या स्कूल प्रोग्राम जो चला है उसके तहत
उसने पता चला कि वो नहीं ठीक से पढ़ पाया जो विजन चार्ट है, तो वो रिफ्रैक्टिव एरर्स उस वक्त स्क्रीन हो जाते हैं। फिर 40 के बाद की जो उम्र है, ऑफ कोर्स बीच में अगर चश्मा लगा है या नहीं भी लगा है तो ईयरली चेकअप ज़रूर करा लें, क्योंकि अगर लगा है तो नंबर बदलेगा और नहीं लगा है तो शायद लग सकता है। जी, यहीं पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूना से। हेलो 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 हेलो, क्या आप हमें सुन? प्रॉब्लम डिस्कस ओके, हमारी बात हुई है टेक्निकल उनसे, तो उनकी ये दिक्कत है कि मोतियाबिंद है और ऑपरेशन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो मोतियाबिंद है, और अगर आपकी जो रूटीन एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि अभी हम सब ने मिलकर डिस्कस किया कि रूटीन एक्टिविटीज़ हैं वो आप कर पा रहे हैं और आपका काम चल रहा है, तो वेट कर सकते हैं। ओके, बट इवेंचुअली तो कराना ही पड़ेगा। और लेकिन अगर आपकी रूटीन एक्टिविटीज़ नहीं चल रही हैं तो आप सर्जरी ज़रूर करा लीजिए। अगर एक आंख में मोतिया है तो अगर हम एक आंख की भी सर्जरी कर लें तो काफ़ी दिन तक काम चल जाता है, क्योंकि आपको साफ तो दिख ही रहा है। डॉक्टर नूपुर, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूँगा। कैटरेक्ट की बात हो रही है मोतियाबिंद की, अगर किसी माँ बाप को ये प्रॉब्लम होती है मोतियाबिंद की, तो कुछ हद तक चांस रहते हैं कि उनके बच्चों में भी इसके होने के चांसेस हैं? तो एक जो एज रिलेटेड कैटरैक्ट है वो एज रिलेटेड है, इट इज़ नॉट जेनेटिक और हेरिडिटरी, जेनेटिक नहीं है। पर माँ बाप को अगर बचपन में डेवलपमेंटल या कंजेनिटल कैटरैक्ट हुआ था, बचपन में हुआ तो इट कैन रन इन फैमिलीज, या भाई बहन को था तो छोटे भाई बहन को हो सकता है। ओनली इफ देयर इज अ जेनेटिक लिंकेज टू दैट कैटरैक्ट तो होता है, वो बहुत छोटे प्रोपोर्शन। अगर घर में किसी को है तो क्या रूटीन चेकअप कराना चाहिए, किस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए? तो जो एज रिलेटेड कैटरैक्ट है उसका कोई रिलेशन नहीं है कि किसी बच्चे को हो सकता है, लेकिन किसी बच्चे को है तो दूसरे के लिए चेकअप, हाँ, चेकअप पे जरूर कराना चाहिए। डॉक्टर अनुराग, अभी जैसे हमने बात की सर्जरी के बाद की, अमूमन हमें ये देखने को मिलता है कि जब सर्जरी के बाद थोड़ा सा दिक्कत आती है, ड्राई आइज़ होने लग जाती हैं या आँखों में इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है। वैसे तो मेडिकेशंस डॉक्टर नम्रता ने बताया कि हर एक को कंटिन्यू करनी चाहिए, पर फिर भी क्या होम्योपैथी में भी इस तरह की कोई मेडिसिन या कोई ड्रॉप्स हैं जो कि इस वाली जो ये परेशानी है इसका सॉल्यूशन हो? जी बिल्कुल, जहाँ तक सफ़ेद मोतिया की बात है तो सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन होने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉम्प्लिकेशन या जो दिक्कत होती है लोगों में, वो ड्राई आइज की ही होती है। ओके। और ड्राई आइज के लिए हमारे पास बहुत सारी दवाएं हैं, आई ड्रॉप्स हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। वैसे तो हमारे जैसे मैम ने बताया कि ऑपरेशन करने के बाद कुछ आई ड्रॉप्स उनको दी जाती हैं कि इनको बताया जाता है उनके बारे में, कैसे खाना, कैसे डालना है, क्या करना है। बट होम्योपैथी में भी वो उसके लिए परामर्श ले सकते हैं, और दवाओं डालने के अलावा खाने की भी दवाएं उपलब्ध हैं, उनको आप किसी भी चिकित्सक से पूछ के ले सकते हैं। जी बिल्कुल। राइट। हमारा प्रोग्राम लगभग लास्ट में पहुंच गया है और मैं समझता हूं कि अब पैगाम ले लेना चाहिए लास्ट में। किस तरह का पैगाम देना चाहेंगे आप तीनों लोग? लेकिन एक पैगाम मेरी भी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये बच्चे जो आजकल हर वक्त मोबाइल पर लगे रहते हैं उनके बारे में ज़रा बताइएगा, किस तरह का ये नुकसान दे रहा है बच्चों को मोबाइल। फरहान जी से पहले एक कॉलर हमारे साथ कॉल ले लीजिए, फिर बाद में बात करेंगे। जी, हेलो हेलो हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आई थिंक कोई टेक्निकल इशू है। इसके बारे में बताइएगा, किस तरह का नुकसानात हैं, और माँ बाप भी दे देते हैं मोबाइल के, बच्चे चुप हो जाएंगे, रोएंगे नहीं, तो उसके बारे में आप बताएं। हाँ, बिकॉज आप आई सर्जन्स हैं और कैटरैक्ट मोतियाबिंद तो एक है ही नुकसान को समझते हैं, लेकिन आँखों को सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आँखों को अपने कैसे एकदम हम लोग सेहतमंद रखें, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप क्या गाइड करेंगे? क्योंकि फरहान जी ने मुझे बोला कि बच्चों के लिए बोलिए, तो मैं उन्हीं के लिए एक मैसेज दूंगी कि आजकल हमारा लैपटॉप पे, मोबाइल पे, हर चीज़ पे इतना ज़्यादा यूसेज हो गया है। एक तो आउटडोर एक्टिविटीज़ हमें बढ़ानी चाहिए बच्चों की, क्योंकि जिसे हम बोलते हैं मायोपिया पैंडेमिक, मतलब मायोपिया यानी कि जो दूर का चश्मा लगने लगा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बच्चों में। वो इसीलिए क्योंकि वो पास का बहुत काम करते हैं, नियर वर्क ज़्यादा करने लग गए हैं। तो नियर वर्क अगर कोई पढ़े तो हम खुश हों, लेकिन पढ़ना नहीं, अगर ये लैपटॉप या मोबाइल या टीवी का है तो इस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए। जहाँ तक हो सके बाहर के गेम्स खेलने चाहिए। मान लो अगर हमारा प्रोफेशन ऐसा है या हमें पढ़ना भी है तो हमें
फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेने चाहिए। ओके। तो जैसे कि कुछ देर के लिए हम ब्रेक ले लें अपने लैपटॉप से, मोबाइल से, और फिर दोबारा उसको देख सकते हैं, क्योंकि ड्राइनेस की प्रॉब्लम भी हो जाती है, क्योंकि हम ब्लिंक करना ही भूल जाते हैं और हम वही टीवी या मॉनिटर को देख रहे हैं या मोबाइल को देख रहे हैं या लैपटॉप को। हाँ, तो इसलिए इन 2-3 चीज़ों को देखते हुए, ड्राइनेस की प्रॉब्लम, मायोपिया की प्रॉब्लम, आई थिंक बच्चों के लिए तो यही बोलेंगे कि आउटडोर एक्टिविटीज़ अपनी बढ़ाओ। बिल्कुल। एक कॉलर बार बार कोशिश कर रहे हैं हमसे जुड़ने की। हेलो हेलो, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आवाज़ ही नहीं आ रही। जी जी, ओके जी। सवाल एक्चुअली टीम ने हमारी लिया है और ये इनका ये सवाल है पूना से कि इनको 2 साल से मोतियाबिंद है, तो क्या ये ऑपरेशन अब करवा 60 साल की इनकी उम्र है और 2 साल हो गया इन्हें मोतियाबिंद हुए, तो क्या ये अब ऑपरेशन करवा सकते हैं? अगर इनको नज़र कम आ रहा है तो ऑपरेशन बिल्कुल करा सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, अर्ली केसेस में ऑपरेशन करना आसान होता है, कर तो लेट केसेस में ही सकते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ विजन इम्प्रूव करने के लिए अच्छा यही है कि वो ऑपरेशन करा लें। बिल्कुल। तो जैसे कि आपका सवाल था, डॉक्टर नम्रता ने आपको बताया है कि किसी भी एज में क्वालिटी ऑफ लाइफ को अगर आपको बेहतर करना है तो आप ऑपरेशन करा सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ़ है, ये हम अपने प्रोग्राम के जरिए आपको बता चुके हैं। डॉक्टर नूपुर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज बच्चों के लिए ही है, सभी के लिए बताइए। डिजिटल डिवाइस एनीवेज जो एक एपिडेमिक पैंडेमिक की तरह है, एंड इनफैक्ट जैसे डॉक्टर नम्रता ने बोला, कोविड के टाइम मायोपिया बढ़ गया था बिकॉज लॉट ऑफ पीपल वर ऑन डिजिटल डिवाइसेस। तो ड्राइनेस की प्रॉब्लम है जो कि शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म हमें पता भी नहीं कि क्या हो सकता है। तो इसलिए डिजिटल डिवाइस यूसेज में भी छोटी स्क्रीन यूज़ नहीं करें। द प्रॉब्लम इज़ कि हम लोग के पास बहुत हैंडी होता है मोबाइल, उससे रेडिएशन भी आता है, इट इज़ वेरी डेंजरस। सो इट्स बेटर टू शिफ्ट, अगर मैंडेटरी है यूज़ करना कोई डिजिटल डिवाइस, बेटर टू शिफ्ट टू अ लार्जर स्क्रीन। अच्छा, एक बहुत ही कॉमन सा सवाल, अभी जैसे आपने बोला ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, तो ये कैटरेक्ट वाले ही जिनको मोतियाबिंद है सिर्फ उन्हीं के साथ ये प्रॉब्लम होती है या किसी को भी ये हो सकती है? और अगर है, अगर ड्राई आई की प्रॉब्लम, तो क्या हम लोग डॉक्टर की सलाह पर नॉर्मल डेली रूटीन में क्या हम ड्रॉप्स डाल सकते हैं? हाँ, ड्रॉप्स डाल सकते हैं। ड्रॉप्स आजकल बहुत अच्छी अवेलेबल हैं जो कि प्रिजर्वेटिव नहीं होता है। दे आर लाइक आर नॉर्मल टीयर्स, जो हमारे नॉर्मल आंसू का कॉन्स्टेंट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सब कुछ उसमें होता है। इट इज़ अवेलेबल। क्या कॉज है ड्राई आई का वो जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। और जो भी रीजंस आपके ड्राई आई के वो टैकल कर, मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरा एक प्रोग्राम हो सकता है आपका ड्राई आई। बिल्कुल, इस पर हम जरूर प्रोग्राम करेंगे। इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट्स इंक्रीजिंग एंड देयर आर लॉट ऑफ पॉपुलेशंस गेटिंग, बच्चों में भी हो रहा है, बड़ों में भी हो रहा है, सब में हो रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर अनुराग, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं देखिए आँखों के बारे में कुछ मैसेज देने के लिए बताना चाहूँगा कि यहाँ आने के पहले मैंने एक मैसेज पढ़ा था, मोबाइल पे आया था कि एक छोटे बच्चे को उसकी माँ ने खाना खिलाते समय मोबाइल बच्चा मांग रहा था और उन्हें माँ ने उसका मोबाइल छीन लिया। तो बच्चे ने जहरीला पदार्थ कोई पी लिया और उसको ट्रॉमा सेंटर KGMC में भर्ती कराया गया और थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ देखिए सबसे जो ज़रूरी है इसमें बात है, बच्चों के लिए इस कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हम मोबाइल या लैपटॉप या जितना यूज कर रहे हैं, अभी स्कूल में भी यूज करना पड़ रहा है हमें उसको, तो बच्चों को ही मैंने बचाना है। बड़ों की तो आँखें जितनी भी हैं ठीक है अपनी, लेकिन बच्चों के लिए यह है कि बच्चों को हमें प्यार से समझाना भी है और जैसा मैम ने बताया कि आउटडोर गेम पे फोकस करना है। आंखें हमारी बहुत अनमोल हैं और हम एक पल के लिए अगर हम किसी से कहें कि आप 10 मिनट को आंखें बंद करके और केवल आप आनंद लीजिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, हमें खुद ही एहसास हो जाए कि आंखें अगर नहीं हैं या हम दुनिया देख नहीं पा रहे हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आंखों को हमें बचाना बहुत जरूरी है। बहुत ही अच्छे वर्ड्स के साथ आपने प्रोग्राम का एंड किया। थैंक यू सो मच डॉक्टर अनुराग। तो एक बार सम अप कर लेते हैं जल्दी से कि बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर नम्रता ने, डॉक्टर नुपुर ने और डॉक्टर अनुराग ने। आंखें बहुत अनमोल हैं, तो इसका जो है बहुत अच्छे से इसका इस्तेमाल कीजिए, बहुत सोच समझ के कीजिए। इसलिए लैपटॉप, फ़ोन्स वगैरह का जब भी आप यूजेज करें तो बीच बीच में ब्रेक्स देते रहिए। और स्पेशली बच्चों के लिए जो है ये रेडिएशंस बहुत ख़राब है आँखों के लिए,
तो कोशिश कीजिए कि बड़ी स्क्रीन पर यानी टीवी पे ही वो देखें, हाथों में मोबाइल कम से कम दीजिए और ब्रेक्स लेते रहिए। बाहर की आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा कीजिए। और अगर हम मोतियाबिंद की बात करें तो मोतियाबिंद जो है उसके लिए इमीडिएटली अपने डॉक्टर को दिखाइए। और जैसा कि नाज़रीन आप सभी जानते हैं कि 21 जून आने वाला है और इंटरनेशनल योगा डे हम सेलिब्रेट करेंगे। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है, सेहतमंद रहना है, तो योगा को अपनी ज़िंदगी में आप ज़रूर अपनाएं। और अगर आज की पेशकश आपको पसंद आई है तो आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है DD उर्दू, और आप हमें मेल ID भी, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद अदा करते हैं, सभी शुक्रिया अदा करते हैं अपने एक्सपर्ट्स का। हमारे एक्सपर्ट्स ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सभी का जी। और आप चाहें तो हमें मेल भी कर सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल हो तो हमारी मेल ID hello.drurdu@gmail.com। और अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू पर। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। और मुझे रतिका मेहरा और फरहान नज़्म को दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का ख्याल रखें। और आपको छोड़े जाते हैं टिप ऑफ द वीक के साथ। आदाब। आदाब। मोतियाबिंद में नजर धुंधली होती जाती है। बढ़ती उम्र के साथ मोतियाबिंद होने का इम्कान रहता है। मोतियाबिंद का मुकम्मल हल सर्जरी है। देखने में किसी भी तरह की दुश्वारी होने पर फौरन माहिर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। मोतियाबिंद की अलामात तकरीबन 60 साल की उम्र में जाहिर होना शुरू होती हैं। आंखों के लिए अच्छी ग़िज़ा, सफाई सुथराई और भरपूर नींद लाजमी है। आंखों को तेज रोशनी, धूल मिट्टी और धुएं से बचाना चाहिए। मोतियाबिंद का पता लगाने के लिए आंखों का पाबंदी से टेस्ट करवाना भी जरूरी है।